सुबह का वक्त। अन्या अभी अभी शावर लिए बाहर आती हैं और कमरे में आते ही मिरर के सामने खड़ी हुई लगती हैं। खुद को संवारती हैं। पीले रंग की साड़ी के ऊपर उजाले रंग का बैगलेस ब्लाउज पहनकर अन्या का रूप एक साथ उसका रंग भी खिला हुआ लग रहा था। अन्या जल्दी जल्दी तैयार हुई जा रही थी तभी उसी नज़र अपनी ब्लाउज की डोरी पर जाती हैं जो बंधी नहीं थी। यह देख वो जैसे ही बांधने को होती है कि कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रुद्र अंदर आता है। उसके पूरे शरीर पर पसीने की बूंदें मोती की भांति चमक रही थी। शोल्डर एंड मस्कुलर जिस पे थे उसका वो बोर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। अन्या तो बिना पलट अपने हस्बैंड को एकटक निहार मिरर में इडोर कर रही थी। रुद्र अपने बालों को झटकते हुए खुद टॉवल से पोंछता हुआ अंदर आता है। तभी उसकी नज़र अन्या पे जाती है जिसे देख वो भी उसमें उलझता हुआ एक शरारती न दिखने वाली मुस्कान लिए उसके करीब जाने लगता है और एक झटके में उसकी कमर पकड़ अपनी तरफ खींचता है और उसकी पीठ सीधा रुद्र के चेस्ट से टकरा जाती है। रुद्र मिरर में देखता है अन्या का वो हाथ जो कब से डोरी को बांधने के लिए हवा में बढ़ा हुआ था उसे नीचे करता है, जिसे देख अन्या अपनी ही हरकत पर शर्मासी जाती है। रुद्र उसकी आंखों में झुकी हुई शर्म देख मुस्कुराते हुए उसके सारे बालों को अपनी उंगलियों से आगे करता हुआ उसके ब्लाउज़ की डोरी को बांधने लगता है। अन्या की आंखें उसके एहसास में खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। ऐसा नहीं था कि ये एहसास उसके लिए नए थे, पर न जाने क्यों जब भी रुद्र उसके यूं करीब आता है अन्या को हर बार कुछ नए सी जज्बात महसूस होते हैं जिससे शब्दों में बयां करना नामुमकिन सा था। अन्या डोरी बांधकर काफ़ी शिद्दत से उसके पीठ को चूम लेता है। इस एहसास से अन्या सिहर सी जाती है। रुद्र उसकी हरकत मिरर के जरिए देख मुस्कुरा देता है। फिर वो अन्या को अपनी बाहों में समेटते हुए काफ़ी मदहोशी से कहता है, वाईपी आई एम ऑल योर्स। ये चुपचाप देखने की ज़रूरत नहीं है। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती हैं और अपनी आंखें खोल पलकें उठाकर रुद्र को मिरर से ही देखती हैं। वो लम्हा कितना प्यारा था कि दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर पा रहे थे। रुद्र जैसे ही आगे बढ़ अन्या के गले पर किस करता है कि अन्या को मुमकते हुए रुद्र की पकड़ से खुद को छुड़ाकर पीछे पलट कर कहती हैं, ये क्या कर रहे हैं आप। रुद्र उसकी कमर पकड़ अपनी उंगलियों से उसके छीन को हल्का उठाकर करीब बढ़ाते हुए कहता है, वाइफी को प्यार, अपनी वाइफी को प्यार। इतना बोल वो जैसे ही किस करने को होता है कि अन्या पीछे हट उसकी पकड़ से निकलते हुए अपनी आंखें चढ़ाकर कहते हैं, ओहो अपनी पनिशमेंट भी भूल गए। इजाज़त नहीं है आपको, जरा सी छूट क्या दे दी आपने, मुझे किस करने की भूल कर गए। रुद्र मुंह बनाकर बच्चों जैसा कहता है, वाइफी कैसा रहूँगा, ये पनिशमेंट नहीं टॉर्चर है। क्या पनिशमेंट में कुछ और छूट नहीं मिल सकती। अन्या उसकी बात सुन उसे घूरते हुए कहती हैं, अब कोई छूट नहीं मिलेगी। रात आपको बहुत मिल गई, कल जाइए शावर लीजिए, पसीने पसीने में हो रहे हैं आप, मुझे भी नीचे जाना है। इतना बोल अन्या जाने लगती है कि रुद्र पीछे से उसका हाथ पकड़ काफ़ी प्यार से कहता है, आई लव यू। उसकी बात सुन अन्या मुस्कुरा देती हैं, फिर पीछे पलट जल्दी से उसके पास आती है और अपने टू पर खड़ी होकर झटके से उसके होठों को चूमकर दूर हुए कहती हैं, आई लव यू, अब जाइए, बाय। इतना बोल अन्या मुस्कुराते वहाँ से चली जाती हैं और वहीं पीछे रुद्र अपने होठों को छूकर अपने बालों में हाथ फेरता हुआ वॉशरूम की तरफ चला जाता है। हर सुबह की तरह सब नाश्ते में टेबल पर बैठ अपना नाश्ता कर रहे थे और अन्या सबको सर्व कर रही थी। सबका नाश्ता ऑलमोस्ट हो गया कि तभी वहाँ रुद्र आता है। वो दिग्विजय जी के पास आकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग दादाजी, कैसे हैं आप, अब आपकी तबीयत कैसी है। दिग्विजय जी अपना जूस का गिलास नीचे रखते हुए हंसकर मजाकिया अंदाज में कहते हैं, अरे हमें क्या होना है, हम तो बस अपनी पोता बहू के हाथ का नाश्ता के साथ मीठी डांट सुनकर एकदम फिट एंड फाइन हो गया हूँ। उनकी बात सुनकर सब वहाँ बैठे मुस्कुरा देते हैं और रुद्र की नज़र सीधा अन्या पर चली जाती है। वो उसे देखता है कि दिग्विजय जी आगे कहते हैं, और अगर मेरा पोता चाहे तो हमेशा फिट एंड फाइन रख सकता है।
उनकी बात सुन रुद्र अपनी कॉफ़ी की सीप लिए सवालिया निगाहों से उन्हें देख कहता है, वो कैसे? दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, वो ऐसे कि तुम मेरी बची हुई अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दो। ये सुन सबकी नज़र दिग्विजय जी पर चली जाती है, क्योंकि सब उनकी बातों का मतलब समझ रहे थे सिवाय रुद्र के। वो दिग्विजय जी की बात सुन उचकते हुए कहता है, ऐसी क्या ख्वाहिश है दादाजी आपकी बची हुई? दिग्विजय जी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख खुशी भर के कहते हैं, मेरे परपोते की। ये सुन रुद्र उचकते हुए दिग्विजय जी को देखता है, फिर अन्या को, जो खुद ब खुद हैरान थी कि दिग्विजय जी ऐसे उसके सामने डिमांड रखेंगे, जो अपनी खुशी से भर आगे कहते हैं, अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे जल्द से जल्द परपोते या पोती दे दो। रेहान ये सुन खुश होते हुए रुद्र से बच्चों की तरह जिद करते हुए कहता है, हाँ भाई बेबी, फिर कितना मज़ा आएगा ना। वो मुझे अपनी तोतली ज़ुबान से चाचू चाचू कहेगा और मैं उसे दिन भर खेलूँगा। मिलकर खेलेंगे, तरह तरह की शरारतें। हम जल्दी से हमें दे दो ना। तभी शौर्य की खुशी भी टपकते हुए कहता है, अरे सिर्फ तुम क्यों, मैं भी लाइन में हूँ, मैं भी खेलूँगा। उससे अपनी तरह ड्रेसिंग और टैलेंट बनाऊँगा, देख लेना। ये सुन अब्बे काफ़ी आराम से फ्रूट के बाइट लिए कहता है अपने तरह, उफ बेचारा बेबी। ये अल्फाज सुन शौर्य चिढ़ते हुए अब्बे को घूरता है। तभी रेहान वापस से रुद्र से कहता है, सुन रहे हो ना, हमें खुशखबरी बताओ ना भाई, बोलो ना कब। रुद्र जो अब तक दादाजी की बात सुन सोच में पड़ गया था, वो रेहान के बार बार सवाल पूछने पर चिढ़ते हुए कहता है, रेहान ये कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हारे कहने पर मॉल से तुरंत लाकर दे दूँ। और वैसे भी तुम्हें अभी अपने कैरियर पर ध्यान देना है, इन सब में नहीं। तभी दिग्विजय जी बीच में टपकते हुए एक एक्सक्यूज मुस्कान के साथ कहते हैं, और हमारा क्या, हमारा कैरियर तो अब हमारा परपोता या पोती ही होगी। रुद्र उसकी बात निशब्द हुए कहता है, पर दादाजी इतनी जल्दी? दिग्विजय जी मुंह बनाकर कहते हैं, तुम दोनों के शादी को 1 साल होने को आया है, जल्दी कहाँ है? और ये गलती तुम्हारी है कि तुम्हें अक्ल देर से आई, तो अब हम क्या करें? फिर अपने वही रोबदार अंदाज भरे में कहते हैं, इसीलिए ये मेरी रिक्वेस्ट समझो या आदेश, मुझे मेरे परपोते या पोती की शक्ल देखनी है जल्द से जल्द, और परवर में नहीं सुनना चाहता। ये सुन तो बेचारा रुद्र का मुंह ही बन जाता है। रेहान घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी पीछे से उसके कानों में रुद्र की आवाज़ पड़ती है, रेहान। रेहान रुककर पिछले पलटकर देखता है तो रुद्र उसके पास आते हुए कहता है, रेहान ऑफिस जा रहे हो ना? रुद्र अपनी बात पूरी करता कि तभी रेहान बीच में टपकते हुए सारा सड़ा सा मुंह बनाकर कहता है, अनफॉर्चुनेटली हाँ भाई, और कहीं जाने का ऑप्शन आपने छोड़ा है मेरी लाइफ में? अपनी कोहनी रुद्र के कंधे पर टिकाकर काफ़ी बेफिक्र से कहता है, अगर आप मेरे भाई नहीं होते तो सच में मेरी लाइफ में जल्लाद से कम नहीं होते। रेहान अपनी बात कहते हुए जैसे अपनी निगाहें घुमाकर रुद्र की तरफ देखता है, तो वो खुद की अपनी बातों और हरकतों पे सर पका कर पीछे पलटते हुए कहता है, मतलब वो नहीं, भाई है मेरा। रुद्र उसकी बात सुन गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब है, मैं अच्छे से समझ गया हूँ। ऑफिस टाइम पर पहुँच जाना, वरना जो जल्लाद तुम्हें अभी अपने भाई में दिख रहा है, वो कुछ देर में तुम्हें अपने बॉस में भी दिख सकता है। रुद्र अपनी बात कहकर रेहान को काफ़ी बुरी तरह से घूरता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं रेहान रुद्र की बात सुन मुंह बनाते हुए कहता है, कमाल है, मुझे नहीं पता था कि इस देश में अपने मन की बात कहने पर भी धमकी मिलती है। इस नन्हे से बच्चे ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है? पहले खुद ही टोकते हैं, फिर खुद ही धमकी दिए चले जाते हैं। जल्दी चल रेहान, वरना तेरा भाई तुझे आज जीते जी नरक के दर्शन करा देगा। इतना बोल रेहान भी वहाँ से निकल जाता है। वहीं कमरे में अन्य आज सुबह नाश्ते में दिग्विजय जी के रुद्र से पोते की ख्वाहिश जताने वाली बात सोच रही थी। बच्चे का नाम सुन अन्य के दिल में जैसे एक आह सी उठ रही थी। कुछ अतीत के पन्ने जैसे उसके पुराने जख्म खुरेद कर उसे वापस से वो दर्द का एहसास करा रहे थे। अन्य यही सोच थोड़ी परेशान सी हो गई थी। कुछ पन्नों के एहसास में डूबे खुद उसके पेट को छूने लगा। अन्य का हाथ खुद ब खुद उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा उसके गालों पर लुढ़क सा आया। वो धीरे से दबी आवाज़ में कहती है, माय बेबी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में दोपहर का वक्त रुद्र अपने सारे डिपार्टमेंट के हेड के साथ मिलकर अपकमिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनकी राय और प्रेजेंटेशन देख रहा था। रुद्र सारी
चेंज पॉइंट करवाते हुए मार्किंग हेड वियांश सिंह की तारीफ करते हुए कहता है, इम्प्रेसिंग वियांश, थो टाइम योर टीम वर्क सो हाई एंड क्वाइट इम्प्रेसिंग, वेल डन मिस्टर ऑल। मिस्टर वियान सिंह ऊपर उम्र 50 की होने आई थी, पर काम के प्रति उनकी लगन कभी ढीली नहीं पड़ी थी। वो इस इंडस्ट्री में करीब अपनी आधी उम्र से काम कर रहे थे। वो स्वभाव से जितने भोले थे, काम में उतने ही पैसेंट थे और अपने बॉस के मुंह से जनरली तारीफ न बोल सुनने वाले पल वो जीतने वाले थे। आज जैसे 7वें आसमान पे चढ़ गए थे। वो खुश होते हुए कहते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सब वो मेरी नई इंटर्न का टैलेंट है। काम उम्र में उनकी टैलेंट मुझे खुद आश्चर्य कर देता है और ये सारा आइडिया भी उसी का था। वियांश जी के मुंह से अपने से सादा एक इंटर्न की तारीफ सुन रुद्र एक भोई चढ़ाकर अमन से कहता है, हाउ सी। अमन कुछ कहता है कि उससे पहले वियांश जी एक्साइटेड हुए कहते हैं, सर सी इज कंप्लेंट टैलेंट पैकेज। अभी अभी 1 मंथ ही हुआ है उसके ज्वाइन करने से, पर उसका काम अप टू मार्क है। रुद्र एक इंटर्न की इतनी सारी तारीफ सुनकर बिना किसी भाव के कहता है, अप्रेक्शन तो हर अलाइट यू गिव माई। वियांश जी हाँ में सिर हिलाकर कहता है, ओके सर। रुद्र अपनी मीटिंग ख़त्म कर वहाँ से चला जाता है। वियांश जी आज खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी खुशी अपने डिपार्टमेंट जाते हैं और वो उस इंटर्न के वर्क स्पेस पे जाते हैं तो वो वहाँ उसे नहीं मिलती। ये देख वियांश जी अपने असिस्टेंट से पूछते हैं, ये कहाँ गई। असिस्टेंट वियांश जी की बात सुन उन्हें बताता है, सर वो 2 घंटे पहले ही छुट्टी का बोलकर चली गई हैं। उसने कहा कुछ इमरजेंसी पर्पस है। वियांश जी ये सुनकर मायूस हुए कहते हैं, हाउ सैड। सी अप्रेजेशन के लिए अब इतनी मेहनत करते हैं, आज जब उसे वो मिल रहा है तो ये लेने के लिए ही नहीं है। उसने कितनी मेहनत की थी, पर कोई नहीं, कल उसके आने पर मैं खुद उससे ये खुशखबरी दूंगा। इतना बोल वियांश अपने काम में लग जाते हैं। वहीं मीटिंग से आने के बाद रुद्र अपना फ़ोन लिए अन्या को कॉल करता है, पर फुल रिंग जाने के बाद भी वो अपना फ़ोन नहीं उठाती। अजीब लगता है, ये देख रुद्र को काफ़ी अजीब लगता है। वो 4 बार फुल रिंग के बाद भी जब अन्या फ़ोन नहीं उठाती तो रुद्र काफ़ी परेशान सा हो जाता है। 2-4 बार फुल रिंग के बाद भी जब अन्या फ़ोन नहीं उठाती तो रुद्र काफ़ी परेशान सा हो जाता है। पर जैसे ही वो आखिरी बार उसे ट्राई करने का सोच कॉल लगाता है तो अन्या कुछ रिंग जाने के बाद फ़ोन उठाकर मुरझाई हुई आवाज़ में कहती है, हेलो। अन्या की आवाज़ में इतना लो सुनकर रुद्र परेशानी भरे स्वर में कहता है, वाइफी क्या तुम ठीक हो। अन्या रुद्र की फिक्र भरी आवाज़ सुन खुद को संभालते हुए कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप बताइए खाना खा लिया आपने। रुद्र अन्या की मैं अब कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ हो जो अन्या को तकलीफ़ दे रहा हो। रुद्र ये सब महसूस कर खामोशी से कहता है, नहीं अभी नहीं, तुमने खा लिया। अन्या रुद्र के सवाल पर एक पल खामोश हुए कहती हैं, हाँ खा लिया, आप भी खा लेना। रुद्र अन्या का फीका सा जवाब सुन ओके कहकर सीधा फ़ोन काट देता है। अन्या रुद्र के कॉल करने पर 2 पल अपने फ़ोन को देखती है जहां उसकी और रुद्र की खुशियों की तस्वीर लगी थी। देखते ही देखते वापस से उसकी आंखें भर आती हैं और अपने दर्द, डर, बेचैनी के बारे में सोचते हुए रुद्र की फ़ोटो को देखकर कहती हैं, कितना कुछ है अतीत के पन्नों में जो आपसे कहने को भी एक पल दिल करता है और अगले ही पल इन खुशियों को खोने का डर सताता है और डर लगता है कहीं हमारी मोहब्बत मेरे अतीत के दर्द का ना मोहरा बन जाए। एक बार तो संभाल चुकी थी, सब लुटाकर, सब खोकर, सब मिटाकर, लेकिन अगर इस बार मेरी मोहब्बत ने अगर मेरे साथ छोड़ दिया तो सच कहती हूँ पता नहीं किसके सहारे जीऊँगी। इतना कहते हुए उसकी आंखें, पलके, गाल सब आंसुओं से धरा से भीगने से लगते हैं। वो रुद्र की फ़ोटो खुद से सवाल करते हुए कहती हैं, क्या रुद्र मुझे इस दर्द के लिए समझेंगे। मेरी गलती न होते हुए भी क्या वो औरों की तरह मुझे इग्नोर करेंगे और मुझे गुनहगार समझेंगे। कैसे छुपाऊं और अब रुद्र से कैसे, जबकि कहीं ना कहीं ये भी मेरा ही एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा। दर्द से भरा ये किस्सा है। पहले मुझे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं थी, पर रुद्र से तो डर नहीं लगा, अपने अतीत से अब लगने लगा है। रुद्र के फ़ोटो को देख टूटते हुए, रुद्र मुझे माफ़ कर देना। मेरे अतीत के जख्मों के ऊपर मैंने अपनी खुशियों के सपने देखने की भूल कर दी है। ये तक नहीं सोचा कि सपने देखने से पहले मुझे आपके यकीन पे चलना सीखना होगा।
कहीं आपको ये न लगे कि मैंने आपको धोखा दिया है, या मैं भी औरों की तरह सिर्फ आपके नाम से ही प्यार करती हूँ। पर कैसे कहूँ वो दर्द के धागों में पिरोई हुई कहानी, मुझे नहीं पता आप मुझे समझेंगे या नहीं, मैं भी नहीं पता। क्या करूँ, कैसे कहूँ। इतना बोल अन्या खुद से सुबकने लगती है। तभी अन्या को अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, जिसे देख अन्या हड़बड़ाकर अपने आंसुओं को पोंछ उससे छुपाती हैं। सामने देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि सामने और कोई नहीं, रुद्र खड़ा था। रुद्र को अपने पास देख अन्या बता नहीं सकती कि उसे कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुकून मिल रहा था। वहीं रुद्र अन्या का लाल पड़ चुका चेहरा और हल्की सूजी हुई आंखें देख परेशानी से उसके पास बढ़ते हुए कहता है, वाइफी तुम ठीक तो हो ना तुम। वो इतना ही कहता है कि उसके अंदर अन्या के करीब बैठते ही बेड पर अन्या झटके से उससे लिपट जाती है और कॉफ़ी टाइटली हग करती है। उसका हग ऐसा था कि वो रुद्र से कुछ घंटों में से नहीं बल्कि जन्मों से दूर थी। रुद्र अन्या की इस हरकत को पहले तो अवाक रह जाता है, फिर अपना हाथ खुद आगे बढ़ाता है, उसे अपनी बाहों के आगोश में लेते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, वाइफी क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी आवाज़ फ़ोन पे इतनी लो साउंड कर रही थी कि मुझे फ़िक्र होने लगी। सुबह तक तो तुम बिल्कुल फ़ाइन थी, अचानक क्या हो गया? अन्या उसके से सवाल सुन बिना उसके दूर हुए वैसे ही उसकी बाहों में खुद को महसूस करते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, और जो ठीक नहीं था वो आपके करीब आकर ठीक हो गया। रुद्र उसकी बात सुन अपनी आईब्रो उचका देता है। अन्या की आवाज़ अब तक उसे भरी लग रही थी, जिसे सुन रुद्र उसे खुद से ज़बरदस्ती अलग हुए फिक्र से कहता है, नहीं तुम ठीक नहीं हो, मुझे देखने दो पहले। इतना बोल वो जैसे ही अन्या का चेहरा देखता है तो उसके गाल और नाक काफ़ी लाल हो चुके थे। साथ ही जब वो उसके माथे को टच करता है तो वो काफ़ी गर्म होता है, जिसे देख रुद्र गुस्से में फ़िक्र से कहता है, वाइफी तुम्हें इतनी तेज़ फीवर है और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्या बात है, कैसे हो गया ये सब अचानक? रुको मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये बोलते हुए जैसे ही रुद्र अपना फ़ोन निकालता है डॉक्टर को कॉल करने के लिए, अन्या उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती हैं, क्या आप भी छोटी छोटी बातों पे फ़ोन करते हैं डॉक्टर को? मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा फीवर है, दवाई लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अन्या की बात सुन रुद्र उसे घूरता हुआ कहता है, वाइफी ये छोटी बात नहीं है, तुम्हें फीवर है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही होगा, ये लापरवाही नहीं चलेगी। डॉक्टर को पता होता है कि तुम्हें क्या देना है। अन्या उसकी बात सुन जिद करते हुए कहती है, जी नहीं, मर्जी को तो पता नहीं उसे क्या चाहिए। फिर अपनी बातें उसकी बाहों में लपेटकर रुद्र के कंधे पर से रख काफ़ी प्यार से उसके करीब बढ़ कहती हैं, और मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए हर वक्त, चाहे बीमार हो या तंदुरुस्ती में, चाहे दर्द हो या तकलीफ़ में, चाहे अकेलेपन में हो या भीड़ में या गम में, चाहे डर में हो या दुख में, वक्त आपका साथ चाहिए, चाहे खुशी हो, मुझे हर वक्त आपका साथ चाहिए। इतना बोल वो अपना सिर रुद्र के कंधे पर रख देती है। रुद्र अन्या के बोलने पर कुछ कह नहीं पाता। रुद्र को तो पता नहीं क्यों आज अन्या की बातों में, आंखों में, बातों में खुद के एक सवाल सा लग रहा था, जैसे उससे वो कुछ पूछ रही हो, कुछ बता रही हो। पर रुद्र के लिए इस वक्त अन्या की बातों की पहली को समझने से ज़्यादा उसकी तबीयत मैटर करती थी। इसीलिए वो सारी बातों को साइड रखते हुए प्यार से उसके गाल पर हाथ रख कहता है, ठीक है तो मेडिसिन खाकर आराम करो, पर हाँ अगर कुछ देर में बुखार नहीं उतरा तो मैं हॉस्पिटल लेकर चलूँगा, तब तुम मुझसे बिना कोई जिद के मेरी बात मानोगी। अन्या अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र अपने साइड टेबल से अन्या को मेडिसिन देते हुए उसे ठीक से अपनी बाहों में भरकर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए एक बार उसका माथा चूम लेता है, फिर उसका हाथ मजबूती से थाम अपनी आंखें बंद कर लेता है। अन्या रुद्र की बाहों में खुद के लिए सुकून पा रही थी, पर वो सवाल, वो बातें अब भी अन्या को अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी जरूर कर रही थी। वो कुछ सोचते हुए धीरे से कहती हैं, रुद्र वैसे ही आंखें बंद किए खामोशी भरी आवाज़ में कहता है, हाँ। अन्या अपने सवाल को पूछने से पहले काफ़ी सोचते हुए कहती हैं, रुद्र आपसे कुछ चाहिए था। रुद्र अन्या की बात को लाइटली लेते हुए वैसे ही कहता है, वाइफी सब तुम्हारा ही तो है। फिर एक झटके से अपनी आंखें खोलकर अपना सिर नीचे करते हुए अन्या की आंखों में प्यार से देख कहता है, तुम्हें मुझसे मांगने की कब से जुर्रत पड़ गई, तुम सिर्फ ऑर्डर करो।
अन्या उसकी बात सुन हल्का मुस्कुराकर कहते हैं, रुद्र राय चौहान अपनी बीवी के ऑर्डर मानेंगे, ये सुनने में कुछ अलग नहीं लगता। रुद्र अन्या की बात सुन काफ़ी कैजुअली जवाब देता है, इसमें अलग क्या है। रुद्र राय चौहान अपनी लाइफ अगर किसी लेडी के ऑर्डर पर चलेगा तो वो सिर्फ होगी मेरी माँ, एक जिसने जन्म दिया और दूसरी जिसने मेरे लिए जन्म लिया है, माई वाइफ। ये बोलते वो प्यार से अन्या को देखते हुए उसका हाथ चूम लेता है। एंड थर्ड, एक प्राउड हल्की मुस्कान में, एंड थर्ड जो मेरे और मेरी मोहब्बत से जन्म लेगी, मेरी बेटी। ये बोलते वो प्यार से अन्या के पेट को छू लेता है। मैं इन तीनों के अलावा किसी के ऑर्डर नहीं मानता। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो आपने पहले सोच लिया है कि आपको बेटी चाहिए। रुद्र अन्या की बात सुन अपनी बात पे गौर करता है। उसने तो ऐसे कुछ नहीं सोचा था, वो तो खुद ब खुद उसके दिल में था जो आज उसने अन्या से कहा था, बेबी बेटी ही होगी। इस बात पे तो उसने गौर ही नहीं किया, पर अगर बेटी हुई तो ये सोच कर ही रुद्र के दिल में अलग सी खुशी लहर उमड़ने लगी थी। वो सोचने वाले अंदाज में कहता है, अगर बेटी हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी और बेटा हुआ तो भी मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत की निशानी होगी, तो मेरे लिए सबसे अनमोल होगा। अन्या को उसकी बातें दिल को छू जाती हैं, उसे काफ़ी सुकून सा मिलता है। उसकी बात सुनकर, उसकी मोहब्बत की हद देकर, उसकी चाहत के पल जीकर। यही सब सोचकर अन्या अपना हाथ आगे कर कहती हैं, तो करे एक वादा कि चाहे कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ेंगे आप, मुझ पर हमेशा यकीन करेंगे। ये सुन पहले तो रुद्र अपनी आईब्रो आपस में जोड़ अन्या को अजीब निगाहों से देखता है। आखिर इस वादे का अचानक से क्या मतलब था। पर अन्या के चेहरे और आंखों में देख रुद्र बिना किसी सवाल के उसका हाथ थाम कहता है, वादा, ये साथ नहीं छूटेगा कभी वाइफी, चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्र के अल्फाज सुन जैसे अन्या का डर पल में कहीं गायब सा हो गया। वह रुद्र के सीने से लग मन में खुद से कहती है, थैंक यू इस वादे के लिए। मैं चाहती हूँ कि अभी ही सब कुछ बता दूँ आपको, पर खुद के अंदर कहने की हिम्मत इस वक्त नहीं है मुझ में। वो पन्ने को एक बार फिर दोहराने की हिम्मत मुझ में नहीं है। सॉरी, आपको इंतज़ार करना होगा, हमारे रिश्ते को इंतज़ार करना होगा इसकी परीक्षा के लिए। इतना बोलते हुए अन्या अपने मन में कुछ सुनिश्चित करती हैं और काफ़ी टाइप रुद्र को हक कर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। दूसरी सुबह रुद्र ऑफिस जाने से पहले अन्या को प्रॉपर तरह से चेक करते हुए उसकी तबीयत का जायज़ा लेते हुए उसे आराम करने की सख्त हिदायत देकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचते ही रुद्र सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसके पोर्टफोलियो को अपने आईपैड्स में चेक करते हुए जा रहा था कि तभी कोई सामने से आकर रुद्र से टकरा जाती है और रुद्र का आईपैड नीचे गिर जाता है। रुद्र को इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपनी आंखें चढ़ाते हुए रोंगटे खड़ा कर देने वाली आवाज़ में कहता है, हाउ डे यू मिस। कहते हुए जैसे ही वो अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से छोटी हो जाती हैं और साथ ही वो तेज़ आवाज़ में कहता है, यू। रुद्र को इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपनी आंखें चढ़ाते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ में कहता है, हाउ डे यू मिस। कहते हुए जैसे अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से छोटी हो जाती हैं और साथ ही वो तेज़ आवाज़ में कहता है, यू। रुद्र आश्चर्य भरे सवाल पर वो सामने खड़ी लड़की काफ़ी नर्म भाव में हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हल्का कर रुद्र को अपनी एक प्यारी आवाज़ में कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ, आई एम सॉरी। फिर तेज वो इतना ही बोलते हैं कि पीछे से वियांश जी, जो कि रुद्र की कंपनी की मार्केटिंग हेड हैं, वो जल्दी से आते हुए एक प्राउड स्माइल के साथ रुद्र से कहते हैं, बॉस, ये वही इंटर्न है जिसके काम की तारीफ आप कर रहे थे कल। फिर उस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक लंबी सी स्माइल के साथ कहता है, मिस दिव्यंका राठी, जितनी टैलेंट हेड है उतनी अपने काम के प्रति वफादार हैं और सीरियस हैं। रिकॉर्ड आज करने ही वाला था मैं आपको इन्हें परमानेंट, और आपकी मुलाकात इनसे हो ही गई। विहांश जी की बात सुन रुद्र खामोशी भरी आंखों से एक नज़र दिव्यंका को देखता है, जो काफ़ी शांति से वहाँ खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव न सीरियस थे न ही कोई घमंड वाले, काफ़ी सहज भाव थे। पर्सनैलिटी ऐसी जो किसी को भी एक नज़र खुद को देखने पर मजबूर कर दे।
विहांश अपनी बात कहकर रुद्र से पूछता है, बॉस आपका क्या सजेशन है। रुद्र, जो दिव्यंका को अपने सामने देख कोई ज़्यादा खुश नहीं था और साथ ही कुछ बातें उसके मन में चल रही थी, वो बिना किसी भाव के जाते हुए कड़क आवाज़ में कहता है, फाइन, और नाउ गर्ल इन माई ऑफिस, आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस। ये सुन वो तो विहांश जी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो हैरानी से रुद्र को देखते हैं, पर रुद्र वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। उन्हें तो एक पल को लगा कि उसने हायर को फायर सुन लिया हो, पर रुद्र के भाव और उसके कड़क लहजे ने उन्हें कुछ सोचने से ही मना कर दिया। वजह वो न जानता था इस बात का, न उसमें हिम्मत थी अपने बॉस से कुछ पूछने का। वो लाचार नज़रों से दिव्यंका को देखता है, जो अब भी उसे डायरेक्शन में देख रही थी जहाँ से रुद्र गया। उसके चेहरे के भाव तो नहीं बदले, पर हाथों की मुट्ठियाँ रुद्र के लिहाज सुनकर जरूर खस गई। विहांश जी को शर्मिंदा हुए कहते हैं, आई एम सॉरी दिव्यंका, पर बॉस के शब्दों के विरुद्ध जाना हमारे हक में नहीं है। फिर अपना हाथ बढ़ाकर एक प्रोफेशनल वर्क आर्थिक फॉलो कर कहता है, वैसे नाइस तो सी यू एंड हैव ए ग्रेट टाइम टू वर्क विद यू। आई होप आप इस अपनी हार न समझेगी और कहीं और इस लगन से काम करेगी। आपके टैलेंट को देख मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है। जिसने मुझसे जितना हो सके लगा, मैं आपके लिए रिकमेंड में अच्छी कंपनी में करने की कोशिश करूँगा। आप अपना डॉक्यूमेंट्स मेरे एडिसेंट से कलेक्ट कर लीजिएगा। नाइस टू मीट यू, हैव ए गुड लक। दिव्यंका भी उसकी बात बिना सुने किसी सवाल और गीले से एक छोटी सी मुस्कान से विनाश जी से हाथ मिलाती हैं। विहांश जी के जाने के बाद दिव्यंका वापस से उस डायरेक्शन में देख मन में कहती हैं, आपने सही कहा मिस्टर विहांश, मैं इससे अपनी हार नहीं समझती हूँ, बल्कि अपनी जीत की फर्स्ट स्टेज समझती हूँ। सबकी नज़रें में मैं ज़रूर हारी हुई लग रही हूँ, पर असल में ये पहली जीत है। तो क्या चाहती है दिव्यंका और क्या थे दिव्यंका के मकसद, जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।